सो हेलो कॉमरेड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। ओके, सो अभी हम एक इंग्लिश का पेपर प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली क्या है कि वो करंट अफेयर का वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं सोच रहा था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता। तो अभी उसका प्रिपरेशन चल रहा है। मे बी संडे को, टुमारो रात में वो वीडियो डाउनलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कॉमरेड्स, कि अगर वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करिए। कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं इसका। पहले कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है। एंड चेक रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए कॉमरेड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्पॉटिंग एरर तो आपको पता है क्या करना है, एरर फाइंड करना है। ठीक है ना। और ये 2014 का सेकंड पेपर है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। He asked her that whether she know what had happened last week when she was on the leave। तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है कि देखिए, वेदर, अगर वेदर के साथ दैट यूज हो रहा है, ठीक ना, तो दैट हमेशा वेदर के लास्ट, वेदर के बाद आता है। ठीक है ना। दैट हमेशा कहाँ पे आएगा, वेदर के बाद आएगा। तो किस पार्ट में इरर है, इरर इन बी पार्ट। ठीक है ना, बी पार्ट में इरर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंटिल यू डू नॉट गो टू द स्टेशन टू रिसीव हिम आई कैन हार्डली फील एट इज नो इरर। ठीक है ना। तो देखिए क्या हो, इसमें क्या इरर है। जो आपका ये अंटिल है, अंटिल का यूज हम कैसे करते हैं, एज ए कंजक्शन भी यूज करते हैं और एज ए प्रीपोजिशन भी हम अंटिल का यूज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि अंटिल का यूज हम स्टार्टिंग में कभी नहीं करेंगे। ठीक है ना। नॉर्मली मैक्सिमम कंडीशन में अंटिल का यूज हम स्टार्टिंग में नहीं करते। ठीक है ना। तो यहाँ पे अंटिल का यूज स्टार्टिंग, अंटिल का यूज हम बीच में करते हैं। ठीक है ना, मिडिल सेक्शन में। तो अंटिल का यूज यहाँ पे स्टार्टिंग में है, तो ये किस पार्ट में इरर हो जाएगा, इरर इन ए पार्ट, बिकॉज दिस इज अनएप्रोप्रिएट सेंटेंस। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो पास्ट टेंस में है, वेयर दे वेयर गोइंग, where they were going, nor could I understand why had they left so on। इसको फिर से तो इसमें अपना हम रूल अप्लाई करेंगे। रूल में अपना क्या हमने पढ़ा है कि पहला हम ऑब्जर्वनेस चेक करते हैं, दूसरा हम ब्रेकिंग रूल अप्लाई करते हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पहले सेक्शन ए में ऑब्जर्वनेस लगेगा, तो इसको मार्क कर लीजिए। अब इसमें आप ब्रेकिंग रूल अप्लाई करके चेक करिए। आई डिड नॉट, डिड है ना, पास्ट टेंस है, डिड नॉट नो। ओके, वेयर, वेयर दे वेयर गोइंग, वेयर दे वेयर गोइंग, ग्रामेटिकली यार ये करेक्ट है। ठीक है ना। नॉर कुड आई अंडरस्टैंड वाई हैड दे लिफ्ट सो सून, नॉर कुड आई अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए, नॉर का यूज कब होता है, अगर आपका सेंटेंस, अगर आपने दो बातें बोली है और दोनों चीजें निगेटिव फील करा रही हैं। ठीक है ना। नॉर का यूज, जैसे हम दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, दो नॉर का यूज हम कैसे करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, लेकिन तभी जब दोनों सेंटेंस निगेटिव हो। जैसे मुझे ना तो एप्पल पसंद है और ना ही मुझे चीकू पसंद है। ठीक है ना। आई हेट एप्पल एंड चीकू बोथ। तो ना ही मुझे एप्पल पसंद है और ना ही मुझे चीकू पसंद है। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, नॉर का यूज करते हैं। ठीक है ना, नॉर का यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आई डिड नॉट नो वेयर दे वेयर गोइंग, नॉर कुड आई अंडरस्टैंड वाई हैड दे लेफ्ट सो सून। इन दोनों कंडीशन में उसे नहीं पता है। ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन निगेटिव शो कर रही हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, रिलेटेड है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर का यूज करेक्ट है, तो वाई हैड यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो इस सेंटेंस में कोई इरर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो इरर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। काफी बड़ा सेंटेंस लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आपका यूपीएससी में कोई बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सेंटेंस है, तो उसका आंसर काफी इजी होता है, काफी इजी होता है और आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। द डिस्टिग्नाइज्ड, पास्ट है विजिटर, द डिस्टिग्नाइज्ड विजिटर, डिस्टिग्नाइज्ड विजिटर said that he had great pleasure to be with us for some time, and that the pleasure was all the greater because his visit afforded him an opportunity to study the working of an institution of such eminence as ours।
तो देखिए यहाँ पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचोगे, ऑल द ग्रेटर, आप आपने एक वर्ड पकड़ लिया ग्रेटर, ये क्या है, ये क्या डिनोट करता है, डिग्री डिनोट करता है। तो डिग्री मीन्स कंपैरिजन हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, एडजेक्टिव में कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अगर कंपैरिजन है या डिग्री यूज है तो वहाँ पे देन तो होना चाहिए ना। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई भी डिग्री है तो वहाँ पे देन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देन नहीं है, ठीक है ना। तो किस पार्ट में इरर हो जाएगा, बी पार्ट में इरर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको गेस कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, मे भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज कन्वे, प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेष, ठीक है, बैक टू योर पेरेंट्स। देखिए प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेष बैक टू योर पेरेंट्स, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें कैसा इरर है, सुपरफ्लुअस इरर है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। देखिए जैसे आप यूज़ करते हो रिटर्न बैक, तो रिटर्न का ऑलरेडी मीनिंग है कि आप वापस आ रहे हो, तो उसके साथ बैक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करते हो रिपीट अगेन, अगर आप बोलते हो कि रिपीट अगेन, तो ये दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज रिपीट का मीनिंग ये होता है कि आप उसे दोबारा से पढ़िए, उसके साथ अगेन यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कन्वे का यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आप बैक का यूज़ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेष, बैक को एलिमिनेट करके पढ़िए, माई बेस्ट विशेष टू योर पेरेंट्स, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेष टू योर पेरेंट्स, दिस इज करेक्ट। सो किस पार्ट में इरर है, सी पार्ट में इरर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द कॉल ऑफ सीज, द कॉल ऑफ सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी, ठीक है ना। देखिए द कॉल ऑफ सीज ये क्या है, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि यूपीएससी के हर एक एरर डिटेक्शन क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम चांस रहता है कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फ्रेजल वर्ब या इडियोमेटिक फ्रेज का क्वेश्चन रहता है। तो ये वही क्वेश्चन है, द कॉल ऑफ द सीज, द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी। इसके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है ना। इसके साथ हमेशा इडियोमेटिक फ्रेज के बाद जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे हैव के प्लेस पे क्या होगा, हैज होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक द कॉल ऑफ द सीज ये क्या, एक कॉमन मीनिंग, ये कॉमन मीनिंग डिनोट करता है, कॉमन सेंस डिनोट करता है, इसलिए किसी भी इडियोमेटिक फ्रेज के साथ हैज यूज होता है, ठीक है ना। चलिए हैज नहीं मीन्स सिंगुलर यूज होता है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, हार्डली आई हैड लिफ्ट, तो हार्डली का कंडीशन मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है, कई सारे प्रैक्टिस वीडियो में और मैराथन वीडियो में भी मैंने बता के रखा है। तो देखिए अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत निगेटिव से होती है, जैसे निगेटिव वर्ड से हार्डली हो गया, ठीक है ना, हार्डली से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है नो सूनर से, नो सूनर से, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पहले वर्ब आता है, पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ गया है, लेकिन होना क्या चाहिए, पहले वर्ब आना चाहिए, तो हार्डली हैड होगा, ठीक है ना। तो किस पार्ट में इरर है, ए पार्ट में इरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ इट कैन बी इजिली सेड, नाउ इट कैन बी इजिली सेड, नाउ इट कैन बी इजिली सेड करेक्ट है। इजिली के यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा। देखिए आप सॉरी आप एडवर्ब कैसे पहचानोगे, आप ये सॉरी इजिली क्या है, एडवर्ब है। जैसे केयरफुली, उसके लास्ट में क्या है, एल वाई है, तो इस तरीके से हम एडवर्ब को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नाउ इट कैन बी इजिली सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है ना। देखिए तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता के रखा है कि जो भी आपका एडवर्ब है, ठीक है ना, कोई भी एडवर्ब है तो एडवर्ब का यूज हमेशा कब करते हैं, वर्ब के बाद करते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब का यूज हमेशा कब करेंगे, वर्ब के बाद करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ये पहले ही आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहाँ पे होना चाहिए, ये आफ्टर सैड होना चाहिए, सैड के बाद हम इसका यूज करना चाहिए, हमें इसका यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो किस पार्ट में इरर है, ए पार्ट में इरर है। तो ये कैसा राइट कैसा होना चाहिए, नाउ इट कैन बी सैड इजिली दैट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज ग्रेटर देन एनी अदर इन इंडिया। तो याद रखिएगा आपके एडवर्ब का यूज हमेशा वर्ब के बाद होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन करेक्ट है। वाई डिड इट इज डिफिकल्ट टू, ये प्रेजेंट है और यहाँ पे पास्ट, वाई डिड राजगोपालचारी रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940। अब देखिए
It is difficult to explain. Wait a minute. It is difficult to explain why did Rajgopalachari resigned. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि why did, यहाँ पे did लगा दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क है वाई, अब वाई के साथ ये कौन सा वर्ब यूज कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज कर रहा है। अगर आपके सेंटेंस में डिड यूज हो गया तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे ना, जैसे आपके सेंटेंस में इज एम आर यूज हो जाता है, ठीक है ना, तो उस समय आप क्या करते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ठीक है ना, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है रिजाइंड है, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिजाइन होना चाहिए। इन प्लेस ऑफ रिजाइंड व्हाट शुड बी द राइट सेंटेंस, रिजाइन, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिजाइन होना चाहिए। तो किस पार्ट मिरर है, बी पार्ट मिरर है। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉस रिमाइंडेड पास्ट टेंस है, देम ऑफ द ओल्ड सेइंग, रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सेइंग, द ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ये क्या है, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ किस टेंस में हम डिनोट करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, तो ये क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, पास्ट है, तो ये क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑलरेडी आपने पढ़ के रखा होगा बुक में, तो किस पार्ट में है, बी पार्ट में। काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गुलिवर ट्रेवल आर द मोस्ट फैसिनेटिंग एडवेंचर स्टोरी दैट आई हैव एवर रीड। देखिए गुलिवर ट्रेवल्स एक सिंगल स्टोरी, इसके साथ आर यूज नहीं होगा, क्या ठीक है, क्या हो जाएगा, इज होगा। गुलिवर ट्रेवल इज द मोस्ट फैंटेस्टिक एडवेंचर स्टोरी, ठीक है ना, किस पार्ट मिरर है, ए पार्ट मिरर है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द टीचर reassured his father at the station, don't worry dad, I will pull on very nicely at the hostel. The teenager reassured his father at the station, don't worry dad, I will pull on very nicely at the hostel. फ्रेंड्स इस सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा अपने को, एक मिनट फिर से देखते हैं। द टीनेजर reassured his father, ओके, एट द स्टेशन, ओके दिस इज करेक्ट, यहाँ तक तो करेक्ट है, एट द स्टेशन। डोंट वरी डैड, आई विल पुल ऑन वेरी नाइसली एट द हॉस्टल, आई विल पुल ऑन वेरी नाइसली एट द हॉस्टल, डोंट वरी डैड। टीनेजर रिस्योर्ड हिज फादर एट द स्टेशन, टीनेजर ने स्टेशन पे अपने पिता को सांत्वना दी, रिस्योर्ड मतलब उन्हें एश्योर किया, डोंट वरी डैड आई विल पुल ऑन वेरी नाइसली एट द हॉस्टल। अब देखिए यहाँ पे में भी हो सकता है कि आई विल पुल ऑन वेरी नाइसली एट द हॉस्टल। फ्रेंड्स तो इसमें मेरे को डाउट है, इसका करेक्ट आंसर नहीं पता है अभी, है ना, मैं भी हो सकता है कि अगर मैं जब मुझे पता हो जाएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दे वाज the way he is behaving, he will soon spill beans, I am afraid, no error। देखते हैं the way he is behaving, ये शॉर्ट में लिखा है, the way he is behaving, he will soon spill the beans, I am afraid। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बिहेवियर से उसे फियर हो रहा है, ठीक है ना, he will soon spill the beans, I am afraid। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी विल का यूज है, ठीक है ना, ही विल सून, तो यहाँ पे सून लगाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सून क्या है, सुपरफ्लुअस है, तो किस पार्ट मिरर है, बी पार्ट मिरर है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, कोप के साथ अप यूज नहीं होता, कोप विथ करेक्ट है, लेकिन कोप अप क्या है, कोप अप रॉन्ग है, कोप अप रॉन्ग है, तो किस पार्ट मिरर है, बी पार्ट मिरर है। ऑलरेडी मैंने अपने आपको मैराथन वीडियो में बता के रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग ए कॉवर्ड पर्सन, पीपल ब्लेम्ड हिम, ओके, फॉर बीइंग ए कॉवर्ड पर्सन। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, वेट अ मिनट। तो चलिए कॉमरेड्स स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ पे थे हम, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 था ना। चलिए
क्या बोला जा रहा है, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग ए कॉवर्ड पर्सन। देखिए जो आपका वर्ड है बीइंग, ठीक है ना, बीइंग, बीइंग एक रूल है ग्रामर का, बीइंग प्लस एडजेक्टिव, बीइंग प्लस एडजेक्टिव, बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका सेंटेंस क्या शो कर रहा है, कोई बिहेवियर शो कर रहा है, कोई एक्शन शो कर रहा है, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, बीइंग प्लस एडजेक्टिव। तो ये क्या सेंटेंस पढ़े हम अगेन पढ़ते हैं, पीपल ब्लेम्ड हिम, पीपल ने उन्हें ब्लेम्ड किया फॉर बीइंग ए कावर्ड पर्सन। तो बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पे, बिहेवियर की बात हो रही है, तो बीइंग के साथ तुरंत एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव तो है लेकिन यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए। किस पार्ट मिरर है, सी पार्ट मिरर है। आई थिंक यू गॉट इट, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वी स्वैम अप टू द ड्राइंग मैन कॉट होल्ड ऑफ हिज क्लॉथेज। वी स्वैम अप टू ड्राइंग मैन कॉट होल्ड ऑफ हिज क्लॉथेज, ठीक है ना। बिफोर ही कुड गो डाउन अगेन एंड पुल्ड हिम आउट सेफ टू द शोर। एक्चुअली इस सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सुपरफ्लुअस एरर है, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए वी स्वैम अप टू द ड्राइंग मैन कॉट एंड होल्ड, देखिए कॉट एंड होल्ड दोनों का साथ यूज किया गया और दोनों का मीनिंग सेम है, तो या तो आप कॉट हटा दीजिए या तो आप होल्ड हटा दीजिए। तो देखिए उसके क्लॉथ को पकड़ रहा है तो होल्ड होगा, ठीक है ना। कॉट तब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉट आप एलिमिनेट कर दीजिए तब ये करेक्ट हो जाएगा। किस पार्ट में एरर था, ए पार्ट में एरर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मीना वाज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट, अब हार्डली मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो हार्डली के 3 रूल मैंने आपको बता रखे हैं कि अगर हार्डली आपके सेंटेंस के बीच में आ रहा है, अगर हार्डली आपके सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसके साथ नॉट नहीं होगा कभी, ठीक है ना, उसके साथ कभी नॉट नहीं होगा। तो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है अगर आपके सेंटेंस में हार्डली है तो एरर भी किस पार्ट में होगा, हार्डली वाले पार्ट में ही होगा। अगर सेंटेंस के बीच में हार्डली का यूज है तो किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इफ आई वाज नोइंग व्हाई ही वाज एब्सेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, ठीक है ना। अब देखते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है कि इफ, अगर आपके सेंटेंस में वर्ड है इफ आई वाज, ये इफ लिखा हुआ है और ये आई वाज, एंड दो एक वर्ड होता है आपका इफ आई वेयर, का यूज कब होता है ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। इफ आई वाज का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी रियलिटी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज घटित हो रही है, ठीक है ना। इफ आई बेयर का यूज हम कब करते हैं, इफ आई बेयर का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब हम किसी इमेजिनेशन की बात करते हैं, लाइक आई विश। जैसे हम एक सेंटेंस, हम एक रूल और होता है आई विश के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं। तो याद रखिए आई विश के साथ बात क्या होता है, हमेशा वेयर होता है। तो उसी कंडीशन से अगर आप कुछ चीज इमेजिन करते हो, अगर आप कोई भी चीज इमेजिन करते हो तो उस समय आप क्या यूज करोगे, इफ आई वेयर। लेकिन अगर कोई एक्शन हो रहा है तो आप क्या यूज करोगे, इफ आई वॉज। जैसे मान लो आप ऐसा बोलते हो कि इफ आई वाज सिक immediately I went to for the checkup, immediately I will go for checkup। if I was sick में भी सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है लेकिन मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैं तुरंत ही चेकअप के लिए जाऊंगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। देखिए अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वहाँ पे इफ आई वाज यूज करोगे, और कोई इमेजिनेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, इफ आई वेयर। तो सेंटेंस पढ़िए आप, इफ आई वॉज नोइंग, अगर मुझे पता होता, इमेजिनेशन की बात हो रही तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ही गोज टू ऑफिस, प्रेजेंट टेंस है, ही गोज टू ऑफिस बाई फुट। अब देखिए वो पैदल ऑफिस जाता है, क्या शो हो रहा है, हैबिट शो हो रही है, ठीक है ना, प्रैक्टिस शो हो रही है, पैदल ऑफिस जाता है तो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तो ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस है जिसमें कोई एरर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द 100 रुपी नोट। अगेन फ्रेंड्स एक्चुअली ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए। 100 रुपी, यहाँ पे देखिए अगर 100 और रुपीज के बीच क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको अपने मैराथन वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है। 100 रुपीज होता है, वेट अ मिनट, 100 रुपीज इज करेक्ट, ठीक है ना। 100 रुपीज एस लगा है, 100 रुपीज इज करेक्ट, ठीक है।
और अगर हंड्रेड्स रुपी होता तो वो क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। तो 100 रुपीज इज करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉलन लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे एक हाइफन लगा हुआ है, सॉरी हाइफन लगा हुआ। जब भी अगर हाइफन लगा, अगर आपके दोनों सेंटेंस के बीच हाइफन लग गया, मीन्स ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 100 रुपी हो जाएगा। तो यहाँ पे एस है, इसलिए ए पार्ट में इरर है। अगर यहाँ पे हाइफन ना लगा होता, तो अगर 100 रुपीज होता तो उस समय ये करेक्ट होता, ठीक है ना। तो किस पार्ट में इरर है, ए पार्ट में इरर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चन तो ये काफी सिंपल है। जैसे पहला हम देख लेते हैं, देयर इज नो रेन इन अवर विलेज फॉर द लास्ट 6 मंथ। तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस की बात हो रही, तो अगर परफेक्ट टेंस की बात हो रही तो या तो आप हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन लगाओगे। सेंटेंस आपका प्रेजेंट शो हो रहा है तो आप क्या लगाओगे, हैज बीन लगाओगे, ठीक है ना। तो ये इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको लीव करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है ना, जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख लीजिए, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। देखिए इनटू द मैटर नहीं होता, ठीक है ना, याद रखिए, इनटू द मैटर इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड। लुकिंग इनटू द मैटर इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड। इसका क्या होता है, द पीपल इन्वेस्टिगेटिंग विद द मैटर होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ऐसे छोटा छोटा है। जैसे यहाँ पे फ्रॉम के प्लेस पे क्या, फ्रॉम के प्लेस पे क्या यूज होना चाहिए, सिंस का यूज होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे आई एम है, तो यहाँ पे क्या हो, आई हैव बीन होना चाहिए। तो सिंपल है, सेंटेंस बेस्ड थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक उसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आपकी ईपीएफओ एग्जाम में आता है। क्वेश्चन टैग मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा के रखा है फ्रेंड्स, केवल एक ही वीडियो है, और उस एक वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन टैग में मास्टर हो जाओगे। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा वीडियो है। तो जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, योर सिस्टर कुक्स वेल इजंट शी। योर सिस्टर कुक, योर सिस्टर कुक्स वेल इजंट शी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होना चाहिए, इजंट इट होना चाहिए कि डजेंट शी होना चाहिए कि डजेंट इट होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डजेंट सी हो जाएगा, ठीक है ना। योर सिस्टर कुक वेल डजेंट सी, ठीक है ना। चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं, सिनोनिम सेक्शन में। तो अब हम लोग यहाँ पे सिनोनिम सॉल्व करेंगे, एंटोनिम सॉल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग चल रही, एक बार चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। क्वेश्चन ओके, जल्दी करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, काफी सिंपल सिनोनिम्स है, आप इजिली कर लोगे। सी इज वुमेन ऑफ स्टैडलिंग क्वालिटी। स्टैडलिंग मीन्स क्या होता है, जेन्युइन। स्टैडलिंग मीन्स क्या होता है, जेन्युइन। सो व्हाट इज द राइट synonyms for this question is synonyms, sorry, genuine. Option B is the correct answer for this question. Question number 42, corporal. So word corporal is related to body. कार्पोरल का मीन्स क्या होता है, आपके बॉडी से रिलेटेड, आपके फिजिकल। तो किसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, राइट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फिजिकल। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। He wanted to mitigate. What is the meaning of mitigate? Mitigate means you are decreasing something. You are decreasing something. Okay. तो आप मतलब कोई चीज कम कर रहे हो, कोई चीज डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना। आपको थोड़ा रिलीफ हो रहा है। तो मिटिगेट का जो करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, देखते हैं, लेसन, इंक्रीज, पोस्टपोन, लीव। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इंक्रीज तो मिटिगेट का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। पोस्टपोन भी नहीं होगा। लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना। आई वॉन्टेड टू मिटिगेट हिज बर्डन, मैं उसका बर्डन कुछ कम करना चाहता हूँ। तो लीव को भी आप एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास फाइनली क्या बचेगा, ए बचेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ पे लेसन का मीनिंग नहीं पता था, लेकिन मैंने एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो आप भी इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अपना वर्ड क्या है, इडियोसिंक्रेसिस। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वेरी पेक्युलर। इडियोसिंक्रेसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स वेरी पेक्युलर वे, वेरी क्वर्की वे, ठीक है ना। तो इसका जो राइट सिनोनिम्स होगा, देखिए, पेक्युलर हैबिट्स, बैड हैबिट्स, वीकनेस, स्टूपिड माइंड। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज पेक्युलर हैबिट्स। तो काफी सिंपल क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स 2014 में। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। पर फंक्शनरी, what is the meaning of per functionary? The deputy inspector general made a per functionary inspection of the police station. So what is the meaning of per functionary? Per functionary means very brief. You have made very brief in inspection. Okay, very brief, very quick, very superficial. आपने अपने काम को काफी कम समय में निपटा दिया, अच्छे से नहीं किया, सुपरफिशियल वे में निपटा दिया, काफी जल्दी निपटा दिया। उससे क्या बोलते हैं, पर फंक्शनरी मीन्स सुपरफिशियल।
तो इसका राइट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल इज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। veracity, what is the meaning of veracity? This is very simple word. Veracity means is like a truth, your pureness, okay, your pureness and truth. What is the right synonyms for veracity is truth. Question number 49, he is a sycophant. What is the meaning of sycophant? Sycophant का meaning क्या होता है, बूट लिकर। A person who is doing flattery means एक sycophant means you are sycophant means चापलूस आदमी, ठीक है ना, जो दूसरे की फ्लैटरी करता है, बूट लिकर। ब्राउन नोज जिसे हम बोलते हैं शकअप, लीच या डोरमेट या फॉनर या स्पैनियल। तो व्हाट इज द मीन, साइकोफेंट मीन्स बूट लिकर, ब्राउन नोज, सकअप, लीच या डोरमेट या फॉनर, दिस आर द कम इन द साइकोफेंट। तो ए साइकोफेनोलॉजिस्ट एंड अपॉर्चुनिटिस्ट, व्हाट शुड बी मीनिंग इज अपॉर्चुनिटिस्ट, अवसरवादी, एक ऐसा इंसान जो अपने काम को करने के लिए, अपने अवसर को सिद्ध करने के लिए आपसे रिलेट होता है, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। ए फ्लैटरर, देखिए एंड नो नो अगेन दिस इज द ब्यूटी ऑफ द यूपीएससी क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एन अपॉर्चुनिटिस्ट एंड फ्लैटरर, दोनों ऑप्शन वेरी नियर है, बहुत नियर है दोनों ऑप्शन, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फ्लैटरर, एक चापलूस, ठीक है ना, एक चापलूस। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप एलिमिनेट करके जो वेरी नियर होगा हम उसे ही मार्क करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ही इज एम्प्लॉयड इन एन ऑर्डिनेंस। बहुत ही सिंपल, ऑर्डिनेंस का मीनिंग क्या होता है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ठीक है। चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकली, ए साइंटिस्ट जनरली कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशन एम्पेरिकली। एम्पेरिकली मीन्स वेरी very practical way. Empirical means very practical way. A scientist generally carries out his investigation empirically means very practical way. Why observe, तो practical का meaning क्या हो जाएगा, by observation and experiment. What is the meaning of practical? By observation and experiment. So what should be the right option for this question is option D. Now move on the question number 46. अब देखिए ये question number 46 है, ए ग्रेव वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ग्रेव वन। तो ये एक्चुअली ये ग्रेव वन एक क्या है, आपका फ्रेज है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप कैसे आंसर फाइंड करोगे, तो हम क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। इम्पल्सिव का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मीन्स वेरी काफी आवेग वाला पीपल है, वेरी इम्पल्सिव है। वेरी इम्पल्सिव मीन्स लाइक यू आर डूइंग समथिंग विदाउट फोर थॉट, मीन्स आप आवेग में आके, आप एक्साइटमेंट में आके कोई काम कर दे रहे हो बिना सोचे हुए, तो वो क्या होता है, इम्पल्सिव होता है। इंस्टिंक्टिव मीन्स क्या होता है, नेचुरल वे। मोमेंटस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। तो यहाँ पे मोमेंटस भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो इंस्ट्रक्टिव आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका मीनिंग नेचुरल होता है। इंपल्सिव ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, फाइनल आंसर इज सीरियस। तो सीरियस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एंटोनिम्स फाइंड करना है, काफी सिंपल है। कॉस्टली का क्या हो जाएगा, क्रूजल मीन्स क्या होता है, वीक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टिंग मीन्स का क्या होता है, पीपल, ए पर्सन हु यूज मनी वेरी केयरफुली। थ्रिफ्टी मीन्स क्या होता है, कॉमरेड, एक पर्सन जो मनी को काफी अच्छे से यूज करता है, वो होता है थ्रिफ्टी। एक्सपेंसिव तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अगर आप एंटोनिम सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए एक और मेथड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव मेथड, ठीक है ना। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो आपको पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको निगेटिव वर्ड ढूंढना है। लाइक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइकनेस, लाइकनेस मीन्स सिमिलैरिटी, similarity. So what should be the opposite of similarity, similarity opposite should be the difference, okay. Now move on the next question. I am still dubious, what is the meaning of dubious means doubtful. तो dubious, doubtful का क्या हो जाएगा, doubtful, dubious means doubtful, this is eliminated. Docile is also, faithful is also out of scenario. What we have left with is certain is the correct answer for this question. Accumulate means you are gathering something, okay, you are storing something. Accumulate means you are storing something. What should be the right answer is scatter. Very simple, बहुत simple question है friends. Question number 55 start करते हैं. He will never turn down. What is the meaning of turn down? Turn down means reject. What is the meaning of turn down? Turn down means reject. You are rejecting something. यहाँ पे क्या हो जाएगा, turn down means reject, तो इसका opposite क्या हो जाएगा, accept. Option D is the correct answer for this question. Now move on the question number 56.
मटेरियल, रियल हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन द मटेरियल पोसेशन एलोन, जो सच्ची खुशी है केवल चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मटेरियल का अपोजिट क्या होना चाहिए, फिजिकल, नो, बिकॉज फिजिकल इज सेम एज मटेरियल, इसेंशियल इज नो, स्पिरिचुअल, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, स्पिरिचुअल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। आई वाज अपसेट बाय हिज हॉस्टाइल एटीट्यूड, हॉस्टाइल मींस वेरी इनमिटी एटीट्यूड, ओके। सो हॉस्टाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, सिंपल है। अशोका वाज ए मैग्निमस किंग, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निमस, मैग्निमस मींस वेरी जनरस, वेरी चैरिटेबल, वेरी बेनेवोलेंट, वेरी altruistic, very philanthropic, okay, very bountiful, very clement person. So what should be the right, what should be the opposite of magnanimous is very, no, kind is similar of magnanimous, small, majestic, no, pity, very pity. What should be the opposite of pity? So here option B is the right answer for this question. Question number 59, Mala is always defiant. What is the meaning of defiant? Defiant means very resistant, very uncooperative, सॉरी अनकोऑपरेटिव होता है, वेरी ट्रूकुलेंट, वेरी बेलिजरेंट, वेरी बेलिकोस, वेरी एंटेग्नोस्टिक, ठीक है ना। इफ ए पर्सन इज वेरी एंटेग्नोस्टिक, वेरी बेलिजरेंट, वेरी रिपेलेंट, वेरी रेजिस्टेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिएंट। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओबीडिएंट, ओबीडिएंट, ओके। आई फाइंड दिस व्यू I find his view repugnant. What is the meaning of repugnant? Repugnant means unacceptable, disgusting, abhorrent, repellent। तो यहाँ पे रिपल्सिव क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स है। रिपन्गेंट मीन्स वेरी अनएक्सेप्टेबल, वेरी एबहोरेंट, तो इसका जो क्या है अपोजिट क्या हो जाएगा, एमिएबल, वेरी स्वीट, एमिएबल मीन्स वेरी स्वीट, ओके। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है अपना स्पॉटिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, एंटोनिम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए और सिनोनिम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। एक चीज़ मैं सिग्निफाई करना चाहूँगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस देना चाहूँगा उसको, कि अगर मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, जितने भी प्रैक्टिस, मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा प्रैक्टिस वीडियो ही बनाए हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस वीडियो देखे हैं, सब के सब प्रैक्टिस वीडियो, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, अगर वो आप सब प्रैक्टिस वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन टैग के भी वीडियो बनाए, तो आप क्वेश्चन टैग का वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेज और इडियोमेटिक फ्रेज के भी कुछ वीडियो बनाए हैं। तो अगर ये सब वीडियो आप देख लेते हैं तो श्योरली आप, अगर 20 नंबर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें 15 नंबर हर हाल में आप गैदर कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा है तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अभी चलने की इजाज़त चाहते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू।